क्या आप जानते हैं कि हर लर्नर्स को पढ़ाई करने के लिए एक यूनिक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। हर टाइम पे हर मेथड में अलग अलग चीज़ें उनको इंक्लूड करनी पड़ती हैं। क्यों सिर्फ एक ही मेथड इफ़ेक्टिव नहीं होता हर चीज़ को सीखने के लिए? तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी के प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं डे 2 ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़, जिसमें मैं 30 डेज़ की सीरीज़ कर रही हूँ आपके साथ। डे 1 हो चुका है हमारा, जिसमें हमने टीचिंग के कुछ बेसिक्स सी चीज़ें देखी, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन देखा, नेचर देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखा एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी लगाए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। तो आज जो है वो डे 2 है, जिसमें हम जानेंगे लर्नर्स की साइकोलॉजी के बारे में। यानी कि लर्नर्स क्या सोचते हैं, उनकी नीड किस तरीके की होती है, उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है। टीचिंग एक जर्नी है जिसमें स्टूडेंट के नीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलते हैं बिना किसी देरी के हमारी क्लास में। ओके, तो हमारा डे 2 है और हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लर्नर साइकोलॉजी एंड टीचिंग। तो इसमें हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो होगा कि हम लर्नर्स की साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे, यानी कि शिक्षार्थी के मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे और शिक्षण के स्तर को यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में समझेंगे। और इसका हम एक साथ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड देन एमसीक्यूज भी करेंगे, ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एमसीक्यूज की वजह से आपको बाद में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं हम क्लास की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 है क्या। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑल कंपलसरी है, यानी कि सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्लस में ये नेगेटिव मार्किंग का नहीं होता। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करो, और इसमें सारे कंपलसरी ही होते हैं। देन आता है ये 100 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स मिल रहे हैं आपको 50 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसी में आपको ये मैनेज करना है। अदरवाइज अगर आपका टाइम इधर उधर हो भी जाता है तो आप पेपर 2 में मैनेज कर सकते हो। ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती कि अगर 1 घंटा हो गया तो आप डायरेक्टली पेपर 1 पे से पेपर 2 पे चले जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बॉन्डिंग नहीं है। 3 घंटे में आपको पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जिसमें से कि 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के। इसीलिए इसको कहा गया है कि 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। वैसे आप ज़रूर कोशिश करिए कि आपका ये जो है 50 क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में ही हो जाए, बल्कि इससे कम लग जाए लेकिन ज़्यादा ना लगे। ओके, अब हम कर लेंगे कि ये जो सब्जेक्ट जो है पेपर 1 का, ये कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जितने भी लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये पेपर 1 जो है ये कॉमन है। और पेपर 2 में उनका जो अपना सब्जेक्ट होता है वो होता है। ठीक है, जैसे मेरा कॉमर्स है तो मेरा कॉमर्स कोड है 008। वैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट वाइज होंगे जिनका कोड अलग होगा, उनका सब्जेक्ट भी अलग है, पर पेपर 1 सभी में एक ही होता है। ओके, और ये जो फोकस करता है टीचिंग पे, रिसर्च पे, रीजनिंग पे, आईसीटी पे, इन्वायरमेंट पे एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ये फोकस करता है, यानी कि पेपर 1 जो है वो इतने सारे सब्जेक्ट का मिश्रण बोल सकते हो आप। वैसे आपका जो अपना सब्जेक्ट है वो आपने काफी दिनों से पढ़ा हुआ है, बट पेपर 1 आपको नया मिलता है कुछ पढ़ने के लिए, तो आपको ये करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप जो है वो आपका सब्जेक्ट पे पकड़ तो चलो बहुत अच्छी बात है, हो गई। पर अगर आप आगे जो आप यूजीसी नेट करना चाहते हो, तो नेट करने के बाद क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। तो यानी कि अगर आप एलिजिबल हो तो क्यों हो, क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास है कि आप पढ़ा पा रहे हो सही से। तो इसीलिए ये जो पेपर 1 है आपको इसीलिए कराया जाता है, ताकि इसमें आपकी टीचिंग सही हो सके, रिसर्च बेस पे आप क्वेश्चन बनाते हो, कम्युनिकेशन सही हो सके, आपको जानकारी हो सके अदर इन्वायरमेंट की, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। आपको आईसीटी की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे मान के चलो, अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है तो
आपको ये सब चीज़ आना चाहिए, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, तो ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं ये आपको आना चाहिए, इसलिए पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, ताकि आप सभी को इसके बारे में पता हो। ओके, तो अब हमने जान लिया यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा। अब हम करेंगे अपना सब्जेक्ट पे काम, जो कि हमारा डे 2 है, और डे 2 है जो कि है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो है वो दो लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, टीचर एंड लर्नर के। टीचर टीच करता है, लर्नर लर्न करता है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जो है इंटरेक्शन जो है वही टीचिंग है। अब लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना जरूरी है, क्योंकि टीचिंग जो है वो क्या है, लर्नर्स की नीड पे डिपेंड करता है, इसी के बेस पे होता है ये लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए जब तक हम उसकी नीड नहीं जान लेते तब तक हम नहीं उसको टीच कर सकते हैं। वो उसकी नीड होगी तभी वो लर्न करेगा, राइट। तो इसलिए लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ही जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। आगे हम हिंदी में भी करेंगे, तो अभी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है वो ये है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू द एट्रीब्यूट्स, उनके एट्रीब्यूट्स, नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स अक्वायर नॉलेज। तो ये बताता है कि एक स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट होता है, उनकी नीड होती है, जो उनकी लर्निंग स्टाइल जो होती है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं उनको नॉलेज अक्वायर करने में। ठीक है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक यही होता है, डेफिनेशन यही है कि लर्नर की जो विशेषताएं हैं, उनके किसी भी एट्रीब्यूट को, उनकी ज़रूरतों को, उनके लर्निंग स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो भी अगर उनको नॉलेज लेना है उससे। अभी आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको कल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे होते हो, आपका लर्निंग स्टाइल भी उसी के थ्रू हो जाता है, आपकी ज़रूरत भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को देखो, अक्सर वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कराने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसी पे बेस्ड हो जाती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से आ जाता है, और इस लर्निंग स्टाइल इसलिए इन्फ्लुएंस होती है उनको नॉलेज को एक्वायर करने में। ठीक है, अब आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जो कि लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनकी पहले से जो मानसिक क्षमता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी उनको अफेक्ट करती है। देन लर्निंग स्टाइल, जो कि विजुअल होगी, कि ऑडिटरी होगी, कि काइनेस्थेटिक होगी। ये अब विजुअल क्या है कि वो सिर्फ देख करके समझ जा रहा है, जैसे कि आप एक कोई चित्र देख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम देख रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ये सब चीजें देख करके समझ जाते हैं विजुअली। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि सुन के समझते हैं, ऑडिटरी समझते हैं, सुनना उनको ज्यादा पसंद है, तो वो सिर्फ सुन करके ही समझ जा रहे हैं। एंड कुछ लोग होते हैं काइनेस्थेटिक, यानी कि कुछ उस चीज को फील करके समझ पा रहे हैं, यानी कि देख करके समझ रहे हैं। देखना सुनना सब कुछ इसी में आ जा रहा है। जैसे कोई मूवी, अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप उसको फील कर रहे हो, तो फील करो तो ज्यादा से समझ रहे हो। तो कुछ लोग काइनेस्थेटिक रूप में होते हैं। तो उनका लर्निंग स्टाइल 3 तरह का हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ठीक है, देन आते हैं मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। उनका मोटिवेशन और इंटरेस्ट ये भी अफेक्ट करता है लर्निंग को, कि उनका मोटिवेशन किस तरफ से आ रहा है, उनका इंटरेस्ट किधर जा रहा है। अगर उनका इंटरेस्ट कॉमर्स को पढ़ने में नहीं है तो उनसे लाख कोशिशें कर लो, नहीं होगा जब तक उनको कोई मोटिवेशन ना मिले। और अगर मोटिवेशन उनको किसी और सब्जेक्ट का मिल चुका है तो उनका इंटरेस्ट भी कहीं और जाएगा। तो इसीलिए ये फैक्टर्स जो होते हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह से सोशल जो है, सोशल बैकग्राउंड एंड इमोशनल बैकग्राउंड जो है, ये भी फर्क पड़ता है इससे भी लर्निंग को। क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमोशनली किसी और चीज से अटैच हो गए हो तो इसमें नहीं जाओगे, या फिर आप इसी में अटैच हो गए तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो ये सब क्या है, अफेक्ट करती है लर्निंग को। सोशल बैकग्राउंड भी अफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ से आप निकल के आते हो, वो जगह भी आपको क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें थी जो कि शिक्षार्थियों की विशेषताओं का था। अब देख लेते हैं हिंदी में कि जो लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती हैं। तो ये है शिक्षार्थी विशेषताओं। अब शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं, आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को संदर्भित करती है। उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो एट्रीब्यूट्स है, सीखने की शैली, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, ये सब चीज को अफेक्ट करती हैं, जो व्यक्तियों के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उनको ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि अफेक्ट कर रहे हैं। कि अगर उनकी नीड कुछ और है तो वो अगर कुछ और कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए वो प्रभावित हो जाता है। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। तो संज्ञानात्मक क्षमताएं, सीखने की शैली जिसको दृश्य, श्रवण एंड गतिज कहते हैं,
यानी कि सिर्फ देख करके समझ लिया, सिर्फ सुन करके समझ लिया, या तो फिर उसको फील करके समझ लिया, जो कि गतिज का मतलब ये है कि उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, यानी देखना भी, सुनना भी, फील करना भी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड देन प्रेरणा और रुचि, तो उनको मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है वो भी अफेक्ट करते हैं। एंड देन उनकी भावनात्मक यानी कि इमोशनल एंड सामाजिक पृष्ठभूमि जो है ये भी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, और हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देख लिया लर्नर्स के। अब उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएंगे। हमने इंट्रो देखा, उसका डेफिनेशन देखा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब हम आएंगे कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पॉइंट्स जो है वो क्या क्या है। टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस लेवल। उनका इंटेलिजेंस लेवल आप देखते हो ना, किसी को बोलते हो तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हाई है, बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें आप कब बोलते हो, जब आपने देखा कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल कितनी है, उनकी समझदारी वाली लेवल कितनी है, वो कितना आगे तक सोच पा रहे हैं। तो इसी में आता है लो आईक्यू, एवरेज आईक्यू एंड हाई आईक्यू, ठीक है। फिर आते हैं मोटिवेशन। तो उनका मोटिवेशन जो है ये भी लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हम जानते हैं कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी लर्निंग में कितनी इंटरेस्ट है। आप देखते हो बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होने का मतलब है कि वो कुछ करने वाले थे लाइफ में और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर वो डीमोटिवेट हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, ताकि उनको फिर से मोटिवेशन उसमें उनमें आ जाए और वो फिर से उस चीज में लग जाए और अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये मोटिवेशन जो है आपके इंटरेस्ट को दिखाता है आपकी लर्निंग में, ठीक है। देन आते हैं लर्निंग स्टाइल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो विजुअल हो सकता है, या ऑडिटरी हो सकता है, काइनेस्थेटिक हो सकता है, यानी कि आप देख करके समझ जाते हो आपका लर्निंग स्टाइल है कि सिर्फ देख लिया कोई भी डायग्राम, फ्लैश कार्ड्स वगैरह देख लिया तो आप समझ गए। ऑडिटरी है कि आपने सुना और आप समझ गए कि किसी को आप बोल रहे हो, आप सुनाओ मुझे, बोल दो, मैं समझ जाऊंगा, तो ये आपका लर्निंग स्टाइल भी हो जाता है। होता काइनेस्थेटिक, यानी कि आप देख रहे हो, उसको कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो, एंड समझ आ रहे हो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं लर्निंग स्टाइल्स में आती हैं। फिर आते हैं सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड किस तरीके से आता है, वो भी लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर आप हाँ बोल सकते हैं बीपीएल आपने सुना होगा, बीरो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप इधर से आते हो तो आपके सोच में थोड़े से चेंजेस होंगे, आप उतना मतलब सोच सकते हो, बट आप एडजस्टमेंट को ज्यादा सोचोगे कि किस चीज में एडजस्टमेंट ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं हम, ठीक है। और वही चीज अगर आप हायर लेवल से आते हो तो आपको एडजस्टमेंट का नहीं पता, बट आप हायर सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू कर देते हो। तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो इसी पर डिपेंडेड, ओके। फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होता है, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ लोगों को सिर्फ हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, कुछ लोग बाइलिंगुअल होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं तमिल हो, तेलुगु हो, ये सब चीजें हैं, ये आपके लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है। तो यानी कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पाते हो, आप उसी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर पाते हो, तो ये भी आपकी विशेषता होती है, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर उनका प्रायोर नॉलेज, प्रायोर नॉलेज का मतलब ये है कि जो उन्होंने बचपन से स्टार्टिंग में जो सीखा है। प्रायोर नॉलेज के बारे में इतना कहूंगी मैं कि आपने सुना होगा बच्चों को जो दिखा दो, लाइक अगर मैंने उनको बोल दिया कि जो किसी चीज का एक डायग्राम दिखा दिया, लोगो दिखा दिया, जैसे कि आपने सुना होगा, ये देखा होगा आपने, आई डोंट नो, ये अच्छा बना नहीं है। और अगर आप मैकडोनाल्ड्स को उनको दिखा करके बोलते हो कि ये डोमिनोज है, तो उनका ये उन्होंने ये सीख लिया कि ये मैकडोनाल्ड्स नहीं, डोमिनोज की बात कर रहे हैं। तो बाद में जब भी उनको ये लोगो दिखेगा ना मैकडोनाल्ड्स का, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि डोमिनोज बोलेंगे उसको। उनका प्रायर नॉलेज वैसे हो जाता है। अगर आप उन्होंने प्रायर नॉलेज बहुत पहले से जो नॉलेज उनको मिली है वो बहुत अच्छी नॉलेज उनको मिल चुकी है, तो वो उसी पर टिके रहते हैं ज्यादातर। ऐसे में बाकी बाद में दिक्कतें होती हैं कुछ नई चीजें सीखने में, उनका जो प्रायर नॉलेज है वो बहुत अफेक्ट करता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है वो। तो इसलिए यहाँ पर लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है प्रायर नॉलेज, ठीक है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक जान लिया हमने। अब यहाँ पे जानते हैं कि एवरी लर्नर इज यूनिक। सारे लर्नर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, सबके समझने का तरीका अलग होता है, सबके जानने का तरीका अलग होता है, सबकी प्रायोर नॉलेज अलग है, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, मोटिवेशन अलग हो सकता है और इंटेलिजेंस लेवल भी अलग हो सकता है। यानी कि हर किसी का अपना यूनिक स्टाइल है। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस टू टीच इफेक्टिवली। तो टीचर्स को क्या करना होता है, उनको अच्छे तरीके से समझना होता है ताकि उनके बीच के डिफरेंसेस को समझ सके और उनको अच्छे तरीके से टीच कर सके, पढ़ा सके, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर का जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि लर्नर्स की नीड के बारे में पता चल सके और फिर उन्हें हम अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। ओके, तो शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं, उनमें क्या है, हिंदी में देखेंगे तो ये है उनका बुद्धि स्तर जो कि होता है उच्च, औसत या निम्न, यानी कि जो आईक्यू लेवल जो होता है उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। एंड देन आता है प्रेरणा, सीखने में रुचि का स्तर जो है वो कितना है।
फिर आते हैं सीखने की शैली जो है, वो दृश्य देख करके सीखते हैं या फिर श्रवण करके सीखते हैं या फिर गतिज होकर के सीखते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी शैली को बताता है। फिर उनके सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सीखते हैं। फिर उनकी भाषा की प्रवीणता देखी जाती है, उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, उनके पहले से क्या ज्ञान उन्होंने प्राप्त करके रखा है, वो भी उनकी विशेषताएं में आती हैं। और यहाँ पर हर शिक्षार्थी जो क्या है अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है, और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए इन अंतरों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आपने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, आपको मालूम चल गया कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनको इसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जो कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें उनको आता है मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन आता है। ठीक है, कॉग्निटिव जो मैंने बताया था आपको, बौद्धिक बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो बौद्धिक विशेषता जो है वो क्या है, बुद्धि उनकी कहाँ चल रही है। तो उनकी एक मेमोरी होती है और अटेंशन स्पैन होता है, कितना वो अटेंशन दे पा रहे हैं, उनकी मेमोरी कितना रीड कर पा रही है, गेन कर पा रही है। फिर उनकी लॉजिकल थिंकिंग देखी जाती है, यानी कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी है, ये भी लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। देन आता है एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, यानी कि वो किसी भी चीज को जानने के बाद वो किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं, उनकी एबिलिटी कितनी है किसी भी चीज को सिंथेसाइज करने की। तो ये सारी क्या होती है, उनके कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है, यानी कि उनकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है कि उनका मेमोरी कितना है, कैसे काम कर रहा है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी काम कर रही है, किसी चीज में लॉजिक वो ढूंढ पा रहे हैं या नहीं, फिर एबिलिटी है कि नहीं किसी चीज को एनालाइज करने की या फिर सिंथेसाइज करने की। वैसे ही फिर आएंगे साइकोमोटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो साइकिल मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि वो फिजिकल एबिलिटीज की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि आप समझ जाओ यहाँ पर कि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात करें, टच वगैरह के बारे में बात करें, तो फिजिकल एबिलिटीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल। ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसी भी चीज के स्किल को लेकर के। ओके, अब आते हैं हम अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो किसी चीज को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि उनका इंटरेस्ट है, उनका एटीट्यूड जो है वो अफेक्ट कर रहा है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो उनका अगर मान के चलो इंटरेस्ट किसी और चीज में है, एटीट्यूड किसी और चीज में है, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, फिर मोटिवेशन टू लर्न, तो जो मोटिवेशन मिल रहा है उनको लर्न करने का वो भी अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स, उनको किस चीज में बिलीफ है ज्यादा, उन किसी को वैल्यू कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या आएंगी, अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे लर्नर्स की। अब हम आ जाते हैं लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हिंदी में, जो कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो क्या है, संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, जो कि मैंने बताया, जिसमें स्मृति और ध्यान अवधि आता है, तार्किक सोच आती है, विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और साइकोमोटर विशेषताएं क्या है कि समन्वय और मोटर कौशल से संबंधित शारीरिक क्षमताएं। तो जहां पे भी बॉडी के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल वो के बारे में बात कर रहा है, समझ जाओ साइकोमोटर विशेषताएं के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि साइकोमोटर में ही आ सकता है आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब इसी में आते हैं, कितना सुन रहे हो, कितना देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आपके शारीरिक क्षमताएं को दिखाती है। ठीक है, फिर आते भावात्मक विशेषताएं, यानी भाव किस में आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है जो भाव है मुझे दिख नहीं रहा लेकिन आप फील कर रहे हो, उसमें फिर रुचियां, दृष्टिकोण, सीखने की प्रेरणा, मूल्य और विश्वास, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो आपको बता रही है कि आपकी विशेषताएं कहाँ कहाँ से होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लर्नर्स के वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो होपफुली आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टीचिंग का लेवल क्या होता है। ठीक है, अब हमने तो देख लिया कि अब स्टूडेंट की नीड देख ली, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया हमने कि वो आखिर क्या सोचते हैं, कैसे सोच सकते हैं, उनकी नीड कैसी हो सकती है, किस चीज से अफेक्टेड हो सकते हैं, हमने ये देख लिया। अब देखना है कि टीचिंग का लेवल क्या होता है कि स्टूडेंट को टीचिंग अच्छी तरीके से मिल पाए। तो नंबर 1 है मेमोरी लेवल, मेमोरी मतलब याद करने वाली चीज। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि आप उसको सिर्फ याद नहीं कर रहे, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो। फिर नंबर 3 है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि आप उस पर अब चिंतन मंथन भी कर रहे हो, यानी कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जिसके साथ आपकी जो है टीचिंग वो सक्सेसफुल होती है, आपकी लर्निंग सक्सेसफुल होती है। तो अब देख लेते हैं इन तीनों को भी बारी बारी से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो पहले हिंदी में देख लो शिक्षण के जो स्तर हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला होता है स्मृति स्तर, यानी कि आपकी स्मृति से जुड़ी हुई है। फिर होती है समझ स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जुड़ी हुई है इससे। और फिर चिंतन स्तर, जिसमें आप चिंतन कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हो, मतलब किसी चीज को सोच रहे हो एंड देन उसके बाद उस पर काम कर रहे हो। तो ये 3 चीजें हो गई शिक्षण के स्तर। ओके, अब बारी है मेमोरी लेवल की। मेमोरी का मतलब क्या है, जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि
बोलते ना, मेमोरी कितनी वीक है तुम्हारी, कल ही मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद नहीं है, ऐसा बोल देते हो, राइट। तो ये किससे डिपेंडेड है कि मेमोरी लेवल के बारे में कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के बारे में बात करता है, रट्टा मारने की विधि पर बात करता है। तो ये फोकस्ड होता है रोट मेमोराइजेशन पे, जिसको हम बोलते हैं कि जो चाइल्डहुड में लोग आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन होता है आपका, यानी कि आप रोट मेमोरी कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो उस चीज को, ठीक है। फिर होता है एडोलसेंस, जिसको बोलते हो आप, ये बच्चों को पढ़ने की चीजें हैं, तो ये क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन होता है। आपने रट्टा मरवा दिया, A to Z याद करो, ABCD, आपको पता नहीं है, वो समझ नहीं रहे, बस सिर्फ याद करो। फिर आते हैं टीचर सेंटर्ड। ये टीचर सेंटर्ड क्यों होता है, क्योंकि टीचर के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही होती है, टीचर उसको बता रहा है, ये करो वो करो ये करो वो करो, बच्चा अपने आप खुद समझ नहीं रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट की नीड पे डिपेंडेंट नहीं है ये, अभी स्टूडेंट की नीड नहीं आ रही इसमें, स्टूडेंट का क्या आ रहा है कि उसको बस रोट करना है किसी चीज को जो भी उनको मिल रहा है। तो इसलिए क्या है, टीचर सेंटर्ड है विथ एम्फेसाइज ऑन रिकॉल, तो क्या है, वो रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल क्या है, कि लर्निंग डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, बेसिक फैक्ट्स, ये सब चीजें क्या करा रहे हैं, हम याद करा रहे हैं उनको। एक तो फॉर्मूला याद कराते हैं ना, A+B का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो जिन लोगों ने ना रटा मारा हुआ है वो डायरेक्टली तुरंत बोलेंगे A² + 2AB + B², लेकिन जिनको समझना है वो कुछ और बोलेंगे, कुछ अलग तरीके से बोलेंगे। अब ये नहीं है कि फॉर्मूला चेंज कर देंगे, नहीं चेंज करेंगे, बट वो उस फॉर्मूले को समझा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। बट जिन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है वो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या क्या है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में ये सारी चीजें आती हैं। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। स्मृति स्तर क्या है, रट कर याद करने पर ध्यान केंद्रित रहता है, हमेशा रट कर याद करना होता है, इसे कहते हैं स्मृति स्तर। ये शिक्षण केंद्रित, शिक्षक पर केंद्रित होता है, स्मरण पर जोर देते हैं, इसमें याद कराते रहते हैं हमेशा। जैसे कि आप टेबल याद करते हो ना, 2 1 2 2 2 4, ऐसे, तो ये किस पे होता है, केंद्रित शिक्षण पे। शिक्षक जो उसको बता देता है उसको वही रटना होता है। उदाहरण में क्या आती है, परिभाषाएं होते हैं, सूत्र होते हैं, बुनियादी तथ्य सीखना होता है। तो बेसिक्स वगैरह जो सीखते हैं या फिर डेफिनेशंस याद करते हैं, फॉर्मूलाज याद करते हैं, तो ये सब कुछ किस में आता है, मेमोरी लेवल पे आता है, यानी स्मृति स्तर पे आता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप किसी चीज को समझ रहे हो, एम्फेसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, ठीक है। आप उस चीज को समझ रहे हो अच्छे तरीके से एंड देन उसको पढ़ रहे हो, तो आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। इनकरेजेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट सिनारियो, तो आप क्या करते हो, अगर किसी चीज को समझ लेते हो तो आप उसको अलग अलग जगह पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहते हो, एप्लीकेशन में डालते हो। तो आप सोचते हो इसको कहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं, ये यूज में कैसे आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो कोई फॉर्मूला याद करते हो मैथ्स का, तो पहले तो आपने उसको याद कर लिया, नेक्स्ट बारी है क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल की। तो आप सोचते हो ना ये वाला फॉर्मूला कहाँ बैठेगा, किस जगह पे अप्लाई करें इस फॉर्मूले को। तो यही क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आप ये जान पा रहे हो कि इसको हम कहाँ पे और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या है कि आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जान पा रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, यानी कि आपने इसके बारे में समझ लिया है, तो समझ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप समझ का स्तर समझेंगे हिंदी में। तो समझ और तर्क, इसमें दोनों जोर दिया जाता है इस पे, यानी कि आपकी समझ कैसी है, आप लॉजिकल तर्क दे पाते हो, ठीक है, तो ये इस पर जोर दे रहे हो। इन विभिन्न परिदृश्यों में अवधारणाओं के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है, अलग अलग जगहों पे इस चीज को प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि कहाँ कहाँ पे इस फॉर्मूले को बैठा कर देख सकते हैं। फिर क्या है, अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति जैसे अवधारणाओं की व्याख्या करना। आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता है, मांग और आपूर्ति के बारे में पता है, तो आप उसके बारे में आप उसको व्याख्यात कर रहे हो, यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या चीज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नाउ रिटर्न टू रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। अब आपने देखो मेमोराइज कर लिया, आपको लगता है मेमोरी लेवल आ गया, खत्म हो गया वो, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल के लिए आप मान के चलो कि जो बच्चे KG से शुरू होकर के आपको सोच के चलो 5th क्लास तक के बच्चे, ठीक है, जो सिर्फ याद करने में लगे हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप समझ सकते हो 6th to 10th बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं, यानी कि इसकी आप समझदारी की बात करते हैं, आप कहाँ से चिंतन मंथन शुरू कर रहे हो। आप देखते हो असाइनमेंट मिलता है, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह से उसको बना करके लेके आते हैं, अलग अलग आइडियाज लगाते हैं, यानी कि अब जो फॉर्मूला उनको मिला है, जैसे कि मैंने बताया था आपको A² + 2AB + B² का फॉर्मूला आपने याद करके रखा हुआ है,
तो अब आप उसको क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग में तो आपने उसको किसी भी क्वेश्चन पे पुट करना सीख लिया, और अब आप क्या कर रहे हो, उसी चीज को अलग तरीके से कैसे हम प्रेजेंट करें, उसको अलग तरीके से कैसे बनाएं, कैसे उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं हम, ये सब किस में आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, जो कि आपके अडल्ट लर्निंग का पार्ट है। तो इसमें क्या है, एडवांस्ड लेवल वेयर लर्नर्स क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली मतलब अच्छे तरीके से सोचा, उन्होंने ध्यान दिया, एनालाइज करा, क्वेश्चन करा एंड फॉर्म जजमेंट करा, यानी कि अब उनके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि किस तरीके से हमको समझना चाहिए और क्या क्या इसमें दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे हम इस चीज को समझेंगे अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, मतलब आप इसमें दिमाग का यूज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी को, इनकरेज कर रहे हो, आप किस तरीके से क्रिएटिव बन रहे हो, ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट है। इसमें एग्जांपल होता है एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड बिजनेस केस स्टडीज, तो इसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग देखोगे केस स्टडीज करते हैं ताकि आप समझ सके कि उन्होंने इस तरीके से किया तो हम भी कुछ अलग सा यूज करके कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो बहुत सारे लोग बायोपिक्स पढ़ते हैं, उनको मालूम होता है कि किसी के बायोपिक पढ़ने का मतलब क्या है, कि हम उसके बारे में जानें कि उन्होंने कैसे कितनी मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं, वो हमें कुछ आइडियाज भी मिलते हैं, हम कुछ अलग सा क्रिएटिविटी भी करते हैं उसमें, कि हम थोड़ा सा और इससे अलग टाइप का करके आगे बढ़ सकते हैं। तो केस स्टडीज लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो उसको एनालाइज कर सके और अपनी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेट करके उसको और अच्छी तरीके से क्रिएटिव बना करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजों पर डिपेंडेड है। ओके, तो आपको होपफुली ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हिंदी में समझ लेते हैं। परावर्तक स्तर जो कि है उन्नत स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है, जहां शिक्षार्थी आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं, प्रश्न करते हैं और निर्णय लेते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देन फिर डिसीजन लेते हैं। फिर समस्या समाधान और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं, क्रिएटिविटी कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कहाँ पे आ रही हैं, परावर्तक स्तर में आ रही हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि वास्तविक दुनिया के व्यावसायिक केस अध्ययनों का विश्लेषण करना, एनालाइज करना केस स्टडीज को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और देखेंगे। तो ये क्या है, की लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस लेवल, सारे लेवल्स का जो है वो की लर्निंग देखेंगे कि क्या क्या होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेमोरी लेवल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोकस करता है रिपीटेशन पे, बार बार रट्टा मार रहा है यानी रिपीट कर रहा है। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो याद कर रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी जो होती है उनमें थोड़ी कम होती है। फिर आता है पैसिव लर्निंग अप्रोच पे आता है, मतलब पैसिव का मतलब क्या है कि वो एक्टिव नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किसी और ने बताया है और वो उसी के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, उनका लर्निंग अप्रोच पैसिव। अब आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो कि है इंटरेस्ट इन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, तो उनका इंटरेस्ट जो क्या है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है, तो वो इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे, जो भी फॉर्मूला हमें मिला है इसके बारे में समझ रहे हैं कि क्या समझेंगे इसको, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। देन आ रहा है मॉडरेट एनालिटिकल स्किल्स आता है, इसमें एनालिटिकल स्किल्स आता है लेकिन मॉडरेट टर्म में आता है। ठीक है, यानी कि उनको एनालाइज कर रहे हैं बट उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं, बस वो जितना उनको मिल रहा है, जितना उनके ग्राउंड पे है उतना ही। देन सीक्स एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग, तो उनको एक्सप्लेनेशन के वो बारे में ज़्यादा जानना होता है एंड रीजनिंग के बारे में, पर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा लेवल देख सकते हो जो कि है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि है हाई लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे भी आप लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, पर ये क्या है, ये लो लेवल पे, लो या मीडियम बोल सकते हो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है ये यहाँ बताता है। रिफ्लेक्टिव लेवल बताता है कि हाई लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आप क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप कुछ अलग कहाँ से सोच रहे हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात। इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड रिसर्च ड्रिवन होता है ये, इसमें आप इंडिपेंडेंट लर्निंग करते हो, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो आप, क्योंकि आपने क्रिटिकल थिंकिंग सोचना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, आप तो आप इसमें इंडिपेंडेंट हो। रिसर्च की डिजाइन जो आप ड्राइवन करते हो, रिसर्च कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या आती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। अप्लाइज नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, तो आप क्या करते हो नॉलेज में या फिर नई सिचुएशन में आप, ठीक है, आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो नए सिचुएशन में, कुछ नया सिचुएशन आपके सामने आ गया तो आप अपने नॉलेज के बेस पे आपने उस चीज को समझा है ना, आगे आप ये काम कर, तो ये सब क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। अब हिंदी में देख लेते हैं। विभिन्न स्तरों पे शिक्षार्थियों की प्रमुख विशेषता। तृतीय स्तर क्या बताता है, पुनरावृत्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि बार बार रिपीट करना उस चीज को। सीमित समस्या समाधान की क्षमता होना, यानी कि सीमित होना उनका जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एफिशिएंसी है वो। निष्क्रिय दृष्टि शिक्षण दृष्टिकोण, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, निष्क्रिय है, वो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस याद करना है।
फिर समझ के स्तर पे आते हैं जो कि है वैचारिक स्पष्टता में रुचि, यानी कि वो विचार करने पे रुचि दिखाते हैं। देन मध्यम विश्लेषणात्मक कौशल है उनका, जो विश्लेषणात्मक कौशल है यानी कि जो एनालाइज करने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, मीडियम होती है। देन स्पष्टीकरण और तर्क की तलाश करते रहते हैं, यानी कि चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आया कैसे आया। फिर आते हैं चिंतनशील स्तर पे जो कि है आपका उच्च तार्किक तर्क और आलोचनात्मक सोच। तो आप इसमें देखते हो कि वो ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पे जाते हैं, आलोचनात्मक सोच है उनकी, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के। स्वतंत्र शिक्षण होते हैं और अनुसंधान संचालित करते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं अपने जो भी वो थिंकिंग है उसके ऊपर, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करते हैं, वो अपना जो ज्ञान है उनका जो नॉलेज है उसी के बेस पे वो आगे कोई भी नया काम शुरू कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी शिक्षार्थियों के प्रमुख विशेषताएं। आपने देख लिया कि लेवल्स, लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड जो अभी देखो यहाँ पे भी हम लर्नर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पर इस पे विभिन्न स्तरों पे लेवल्स ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग हम शिक्षार्थियों के प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम एमसीक्यूज पे। होपफुली आपने ये सारी चीजें समझ ली होगी अच्छे तरीके से। अब हम चलेंगे एमसीक्यूज पे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन रोट लर्निंग। तो अभी आपने पढ़ा था कि रोट लर्निंग कौन करता है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये क्या था, मेमोरी लेवल। वाई? क्योंकि आप इसमें सिर्फ याद करते हो, रोट कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो। जहाँ रिपीटेशन है वो रोट है, और जहाँ रोट है वहाँ मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। रिफ्लेक्टिव लेवल जो क्या है, वो ज्यादा काम करने की चीज है, बहुत मेहनत की चीज है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो समझने की चीज है। तो इतना समझ जाओ, मेमोरी लेवल में मेहनत सिर्फ याद करने की है। तो ये थोड़ा लो लेवल का होता है। मीडियम लेवल का जो होता है वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जो हायर लेवल जो होता है इसका वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आप समझ सको कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3rd नंबर है। और रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में नंबर 1 फर्स्ट रैंकिंग इसकी आती है, सेकंड इसके, थर्ड। ठीक है, तो ये ना तो क्रिएटिव लेवल है, ना ही रिफ्लेक्टिव लेवल, ना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल। हिंदी में देख लीजिए, शिक्षण का कौन सा स्तर रटने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो रटना किसको कहते हैं, जहां पर हमारा स्मृति स्तर होता है, याद करना। आप देखते हो फोन नंबर किसी का रटते हो आप, ताकि वो याद हो जाए, जुबान तो आ जाए, राइट। तो ये चीज किस में आती है, मेमोरी लेवल में आती है। तो ये रहा आपका आंसर जो कि है मेमोरी लेवल। तो जिन जिन लोगों ने बी लगाया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे आते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो टीचिंग है वो प्राइमरीली किस में इन्वॉल्व होता है, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, पैसिव लर्निंग पे, या फिर रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी वालों को बता दूं कि समझ स्तर के शिक्षण में मुख्य रूप से शामिल है तथ्यों को याद रखना, निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना, निष्क्रिय सीखना, या फिर तर्क एंड स्पष्टीकरण। ठीक है, ये आप बताइए। आपने अभी देखा होगा पैसिव लर्निंग हमने सीखा था किसमें, ये था मेमोरी लेवल पे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, किसी भी चीज को आप मेमोराइज कर रहे हो, तो मेमोरी किस में आता है, मेमोरी लेवल में आएगा। हमारे पास क्या रह गया, रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा ऑप्शन है। देख लेते हैं हम हमारा ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट है। जिन जिन लोगों ने डी ऑप्शन बताया है उनका करेक्ट हो गया, यानी कि रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, रीजन ढूंढ रहे हो, तो यही आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है आपका, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हमने मेमोरी लेवल का देख लिया, अंडरस्टैंडिंग का देख लिया, अब रिफ्लेक्टिव पार्ट में देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग से एसोसिएटेड है। तो क्या है वो, रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, या फिर पैसिव लिसनिंग है, या फिर रोट मेमोराइजेशन। हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं, तब तक इंग्लिश वाले अपना काम करें। हिंदी में क्या है, चिंतनशील शिक्षण के से सबसे अधिक कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है, तथ्यों की पुनरावृत्ति, तार्किक तर्क और आलोचनात्मक सोच, या निष्क्रिय श्रवण, या रटना, या याद का। तो चलिए बताइए आप सभी आंसर। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, जो कि है मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड यूज करो। देखो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स क्या है, तो रिपीट करना किस में आता है, मेमोरी लेवल में आता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ क्रिटिकल की बात हो रही है यही तो रिफ्लेक्टिव लेवल है।
पर फिर भी बाकी चीजें भी आपको समझा देती हूँ। हमें आंसर मिल चुका है नंबर बी। अब देखते थे नंबर सी क्या है, पैसिव लिसनिंग। पैसिव किसमें था, मेमोरी में था। रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार रहे हैं, किसमें है, मेमोरी में है। तो ये तीन चीजें मेमोरी की हैं। एक ही चीज है जो कि इसमें आ रही है आपको रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तार्किक तर्क और आलोचनात्मक सोच आपका आंसर होगा। जिन जिन लोगों ने ये बी नंबर ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज अ की फीचर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो आपको बताना है कि की फीचर क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग का। तो की फीचर ढूंढते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन रिकॉल, ब्लाइंड मेमोराइजेशन, नो क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि जो की फीचर है वो किसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या है। अभी देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, तब तक आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि है शिक्षण के समझ स्तर की एक प्रमुख विशेषता क्या है। अवधारणाओं का अनुप्रयोग, स्मरण पर ध्यान केंद्रित करना, आंख मूंद कर याद करना, कोई प्रश्न ना पूछना। तो आपको बताना है कि समझ का स्तर कहाँ पे सटीक बैठेगा, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए, आप सभी ने देख लिया, कर लिया क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। कैसे, क्योंकि फोकस ऑन रिकॉल जो है ये किस पे आएगा, रिकॉल कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, क्या है, मेमोरी लेवल की बात है। ब्लाइंड मेमोराइजेशन, आपने समझा नहीं चीजों को, बस आप मेमोराइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल का पार्ट है। नो क्वेश्चनिंग, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे वहां पे, याद कैसे करोगे, समझोगे कैसे, सिर्फ याद करने की बात नहीं है यहाँ पे। तो ये भी आपका मेमोराइजेशन में होगा क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन नहीं करा, पैसिव लर्निंग हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना। मैंने आपको बताया था पहले, जैसे फॉर्मूला पे कोई भी चीजें अप्लाई कर रहे हो तो कैसे समझ में आएगा, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अवधारणाओं का अनुप्रयोग, ये आपका करेक्ट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है विच लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी लेवल लर्निंग। ये क्वेश्चन जो है आपका वो होमवर्क है, आप ये मुझे बता करके कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 है क्रिटिकल थिंकिंग, 2 है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 3 है रिपीटेशन एंड रिकॉल, 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी। हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ मैं, स्मृति स्तर सीखने के लिए कौन सी शिक्षार्थी विशेषता महत्वपूर्ण है, आलोचनात्मक सोच, वैचारिक स्पष्टता, दोहराव और स्मरण और समस्या समाधान क्षमता। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के रूप में है, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं कॉल टू एक्शन पे, जो हमने आज सीखा है उसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो क्या है वो, टीचिंग लेवल्स इम्पैक्ट हाउ लर्नर प्रोसेस एंड अप्लाई नॉलेज। तो हमने टीचिंग लेवल में ये जान लिया कि लर्नर्स जो है वो कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे नॉलेज को अप्लाई करते हैं। टेलरिंग टीचिंग टू लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इनहैंस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो टीचिंग की जो टेलरिंग है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहैंस करना, उनके एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक जो बताता है कि कैसे उनको एंगेजमेंट कैसे मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए आपका सवाल ये है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग डू यू फाइंड मोस्ट इफेक्टिव। आपको कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग लगता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। आज का सवाल यही है। कल हम फिर मिलेंगे हमारे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी डे नंबर 3 में, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग का ही पार्ट होगा डे नंबर 3 भी, और उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे फिर दूसरे यूनिट्स के साथ। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप हिंदी में भी देख सकते हो कि शिक्षण स्तर जो है इस बात को प्रभावित करते हैं कि शिक्षार्थी ज्ञान को कैसे संसाधित और लागू कर सकते हैं। शिक्षार्थी की विशेषताओं के अनुसार शिक्षक को ढालने और जुड़ाव की समझ बढ़ती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज कराई हैं।